हेलो एवरीवन, हमने अपना सेकंड चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो कर चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल के साथ साथ। लास्ट क्लास में हमने वांट ऑफ फैक्टर की बात की थी, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म और रिएक्शन आइसोकोर, हमने उसे निकाला था। आज अपने चैप्टर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे दैट इज क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डिराइव क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये आपको इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, उसको आपको प्रूफ करना होगा। मीन्स वो कैसे ऑब्टेन किया ये आपको बताना। मीन्स ये डेरिवेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, यानी कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है हमें पता है। एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, 0। मीन्स रिएक्टेंट का कितना है, प्रोडक्ट का कितना है, माइनस रिएक्टेंट, इनकी कितनी फ्री एनर्जी है, माइनस कर दोगे तो वो क्या होता है, डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 0। मीन्स एट इक्विलिब्रियम दिस वैल्यू इज 0। क्लियर। अब जो डेल्टा जी होता है यानी डी जी, हमें पता है, वी नो दैट डी जी होता है वी डी पी माइनस एस डी टी के बराबर। किसके बराबर होता है, वी डी पी माइनस एस डी टी। क्लियर आ गया। अब मैंने किसकी बात करनी है, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना है। इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करने के लिए हम वेरियस प्रोसेसेस की बात करते हैं। अब इस बार हम लेंगे फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल इक्विलिब्रियस। फिजिकल प्रोसेस जैसे अब मैं कोई रिएक्शन नहीं कंसीडर करूंगी, जब तक करती आई हूँ ए बी बी एम एम वाली वो वाली कोई रिएक्शन नहीं कंसीडर करनी। हमने फिजिकल चेंजेस लेने, लाइक सॉलिड का चेंज होना किसमें, लिक्विड में। जैसे मेल्टिंग है, इसका रिवर्स भी होता है, लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। लिक्विड किस में चेंज हो सकता है, वेपर्स में, वेपराइजेशन। ठीक है, ऐसे ही जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो सकता है, वेपर्स में। रिवर्स भी पॉसिबल है, सब्लिमेशन। ठीक है, और हम कह सकते हैं जैसे हमने सल्फर की बात करें तो सल्फर एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। तो हम कहना चाह रहे हैं कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो है वो किस में चेंज हो जाए, अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये सारे क्या है, फिजिकल प्रोसेसेस डन। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का वेपर में, सॉलिड का वेपर्स में, और एक क्रिस्टलाइन का दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाना। क्लियर। अब देखो इनमें कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो नहीं है ना कि कोई प्रोडक्ट, कोई रिएक्टेंट कुछ बन रहा हो, नहीं। इसमें एक फेस दूसरे फेस में चेंज हो रहा है। सॉलिड फेस लिक्विड में, लिक्विड फेस वेपर में, वेपर फेस लिक्विड में वापस चेंज हो सकता है, या एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे में। तो इन जनरल में कह सकती हूँ कि एक फेस दूसरे में चेंज हो रहा है। तो मेरा जो फेस 1 है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, फेस 2 में। ठीक है, तो मैंने ऐसे दो फेसेस को कंसीडर कर लेना। क्लियर, तो मैं ऐसे ही कंसीडर कर रही हूं। मैंने यहाँ पे लिया दो फेसेस, एक फेस 1 है और एक ले लिया मैंने फेस नंबर 2। ठीक है, इनके बीच में क्या, एक इक्विलिब्रियम। लेट हम इसे T टेम्परेचर और प्री प्रेशर पे पढ़ते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी G1, इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्री एनर्जी की, G2। क्लियर। और अगर मैं इसी चीज को स्मॉल चेंज के लिए ऑब्जर्व करूं, स्मॉल चेंज के लिए ऑब्जर्व किया, यानी कि वो हो गया मेरा T प्लस dt और P प्लस Dp। सेम वही फेस होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, G1, स्मॉल चेंज है ना तो DG1, इसके लिए क्या आ जाएगा, G2 प्लस DG2, थोड़े थोड़े स्मॉल चेंज के लिए। क्लियर, हमने इसके लिए पढ़ लिया। तो हमने क्या किया, सिस्टम को कंसीडर किया अंडर द टेम्परेचर T एंड P। तो एक फेस की जो फ्री एनर्जी वो क्या है, G1, दूसरे फेस की फ्री एनर्जी क्या होगी हमारी, G2। क्लियर। फिर हम अगर टेम्परेचर में स्मॉल चेंज कर ले, लाइक T प्लस dt, और प्रेशर में स्मॉल चेंज कर ले, P प्लस Dp, तो फ्री एनर्जी में भी स्मॉल चेंज आ जाएगा। उसे हमने क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है। अब देखो मुझे पता है
इक्वेशन नंबर 1 क्या है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, तो अब हम इन्हें अलग अलग फेज के लिए करते हैं। फॉर फेज 1 डी जी वन हो जाएगा इज इक्वल टू वी वन डी पी माइनस एस वन डी टी, सब कुछ 1 1 आ जाएगा। फॉर फेज 2 ठीक आ जाएगा डी जी टू वी टू डी पी माइनस एस टू डी टी, आ जाएगा। ठीक है, अब V1 V2 क्या मोलर वॉल्यूम्स किनकी, फेज 1 एंड 2 की, S1 S2 क्या एंट्रोपिस किसकी, फेज 1 एंड फेज 2 की। क्लियर, डन। अब देखो दोनों फेज एक दूसरे के क्या एट इक्विलिब्रियम, बोथ फेसेस एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी किसके बराबर होगा, 0। इक्विलिब्रियम का तो मतलब यही होता है ना, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। डेल्टा जी 0 मीन्स एक Z2 माइनस Z1 क्या होगा, 0। जैसे हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे बिल्कुल वैसे ही आ गया। डन। अब ये तो एक नॉर्मल फेज के लिए हुआ। फॉर T प्लस डी टी एंड P प्लस डी पी, इनके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, G2 प्लस DG2 माइनस G1 प्लस DG1 इक्वल टू 0। क्लियर है ये, हमने इसे इक्वेशन 1 मार्क किया, इसे 2 मार्क कर रही हूँ, 3 जिन्हें हमें बाद में यूज करें, इस इक्वेशन नंबर 4। डन। तो ये क्या आ गया, G2 प्लस DG2 माइनस G1 प्लस DG1, इसे मैं ऐसे लिखती हूँ G2 माइनस D1, फिर ठीक है प्लस DG2 माइनस DG1 इक्वल टू 0। क्लियर, इतना मैंने टर्म सिंपल वाली एक साइड रख ली, DG वाली एक साइड रख ली, इक्वल किसके है, 0 के। अब मुझे इक्वेशन नंबर 4 में पता है G2 माइनस D1 किसके बराबर है, 0। यूज इक्वेशन 4 है, ये वैल्यू क्या हो गई, 0। डन। तो ये आ जाएगा DG2 इक्वल टू DG1 के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि कैसे हमारे ये दोनों वैल्यू बराबर है, DG2 इज इक्वल टू DG1, या फिर कह लो DG1 इज इक्वल टू DG2, एक ही बात है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 5। हमारा एक वैल्यू 0 हो गई, हमने दूसरे से 5 के बारे में प्रूफ कर दिया। अब DG1 की वैल्यू भी निकाली हुई है, DG2 की वैल्यू भी निकाली हुई है, तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यूज इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 5। 2 3 इक्वेशन को 5 में यूज कर लो। DG1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, V1 DP माइनस S1 DT इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, V2 DP माइनस S2 DT। डन। V वाली टर्म एक साइड ले जाओ, S वाली टर्म एक साइड ले आओ। ठीक है, तो मैं वही कर रही हूँ, V वाली टर्म एक साइड ले जाऊंगी, S वाली एक टर्म, तो यह जगह S2 DT माइनस S1 DT इक्वल टू V2 DP माइनस V1 DP। डन। अब मैं यहां से क्या कर सकती हूँ, बाहर ले सकती हूँ, यह जगह S2 माइनस S1 DT इक्वल टू V2 माइनस V1 DP। डन। क्लियर। अब ले लो DP बाय DT, DP के नीचे ले जाओ, तो हम ले रहे हैं DP बाय DT। देखो DP बाय DT, तो S2 वाले के नीचे टर्म चल जाएगी, S2 माइनस S1 इज डेल्टा S, और ये क्या है, डेल्टा V। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा S बाय डेल्टा V। डन। अभी तक मेरे पास इक्वेशन 5 हो चुकी है, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 6। क्लियर हो गया, मेरे पास आ गया हमारे पास डेल्टा V किसके बराबर है, V2 माइनस V1 के, और डेल्टा S किसके बराबर है, S2 माइनस S1 के, चेंजेस के। इतना क्लियर हो गया। डन। अब मेरे को पता है कि डेल्टा S की वैल्यू होती है डेल्टा H बाय T, वी नो दैट, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा, डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H बाय T। तो मैं डेल्टा S की वैल्यू की जगह ये लिख सकती हूँ, पुट दिस इन इक्वेशन 6। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, DP बाय DT डेल्टा H बाय T डेल्टा V। ये एक जर्नली क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये है हमारी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लियर।
अब अलग अलग फेज की बात करेंगे। हमने पीछे यहाँ पे एग्जांपल है ना सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का वेपर्स में, तो अलग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर मेल्टिंग इक्विलिब्रियम। मेल्टिंग इक्विलिब्रियम मतलब सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। मेल्टिंग हो रही है यानी कि फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो किस में चेंज हो गया, डेल्टा एच फ्यूजन में। और डेल्टा वी क्या है, दोनों का चेंज, किसका चेंज, लिक्विड और 2-1 था ना, कितनी लिक्विड क्या है कितनी सॉलिड क्या है वो चीज, ठीक है। और टी क्या है, टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, फ्यूजन का। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 7 बिकम डेल्टा एच की जगह कह रहे हैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, बिकॉज ऑफ फ्यूज हो रहा है सॉलिड लिक्विड में। टी की जगह टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, और वॉल्यूम क्या आ गई, VL माइनस VS आ गया हमारा किसके लिए, फॉर दी मेल्टिंग प्रोसेस। क्लियर डन। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो DT/dP। टी उल्टा ले जाओ ऊपर तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो आ जाएगा TF। इस तरह भी लिख सकते हो। क्लियर, एक प्रोसेस के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए लेते हैं, अब लेते हैं वेपराइजेशन के लिए। फॉर वेपराइजेशन वेपराइजेशन मतलब क्या, किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में। ये होता है वेपराइजेशन प्रोसेस। तो अब डेल्टा एच किसके बराबर बन गया, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। टी किसके बराबर होगा, टी ऑफ बॉइलिंग, क्योंकि लिक्विड बॉयल होगा तभी तो वेपर्स बनेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम डेल्टा वी किसके बराबर हो गया, वी ऑफ वेपर्स माइनस वी ऑफ लिक्विड्स। क्लियर, इसके बराबर आ गया, डन। अब देखो, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वेशन 7 बिकम, पहले मैं इक्वेशन 7 को लिख रही हूँ, क्या बना, DT/dP इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ डेल्टा TB। ये होना चाहिए था मेरे पास, डन। अब देखो, लिक्विड से वेपर बने, जब लिक्विड से वेपर बनते हैं तो वेपर्स तो फ्री हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, मींस वेपर्स की वॉल्यूम एज कंपेयर टू लिक्विड बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ वेपर्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लिक्विड, सो VL कैन बी निग्लेक्टेड। एक छोटे से बीकर में हमने लिक्विड लिया हुआ था, जब उसके वेपर्स बने वो तो पूरी एयर में घुल गए, तो उनकी वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा हो गई। इतनी वॉल्यूम ज्यादा होगी कि हम लिक्विड की वॉल्यूम तो उसके सामने कुछ भी नहीं रही, तो हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसे मैंने इक्वेशन 9 दिया, इक्वेशन 9 बिकम DP/dt डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन TB इंटू VB। आगे सिर्फ एक वॉल्यूम बची मेरे पास। क्लियर, इतना आ गया मेरे पास कि हमने एक लिक्विड की वॉल्यूम को निगलेक्ट करके हमारे पास ये आ गया। अब सपोज करो जो वेपर्स बने हैं ये बिहेव करे एज अ आइडियल गैस। सपोज वेपर्स बिहेव एज आइडियल गैस। अगर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स DP/dt किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी पहले मैं उसमें निकाल रही हूँ प्रेशर, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, n की वैल्यू 1 ले रहे हैं। इस पर वॉल्यूम कौन सी है, वेपर्स की, तो वेपर्स की वॉल्यूम मैं यहां से निकाल लूँ तो क्या जाएगी RT/P। तो मैंने वॉल्यूम की वैल्यू निकाली, इसे इक्वेशन 10 में पुट कर सकती हूँ, पुट दिस इन इक्वेशन 10। ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। क्लियर, अब P वाली टर्म एक साइड ले जाता है, DT को एक साइड ले जाता है, तो मैं ऐसे तो DP/P इज इक्वल टू DT को मैं इधर लेगी तो ये ना डेल्टा एच किसका, वेपराइजेशन का। नीचे क्या है हमारे पास R, T और T क्या हो गया T²। एक, क्योंकि अब तो और कुछ बचा ही नहीं ना, जो वॉल्यूम बची है और जो टेम्परेचर बचा वो तो हमारा TB होगा, T इज इक्वल टू TB। तो मैंने इसे इस तरह लिख दिया, DT आ गया।
क्लियर होगी इतनी वैल्यू हमारे पास, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। डन। व्हाट इज 1/p? अगर मैं इसका log होता तो मैं ऐसे लिख सकती d ऑफ ln p इज इक्वल टू डेल्टा h ऑफ वेपराइजेशन बाय r t स्क्वायर इंटू dt। अब dt को इधर भी रख सकते हैं। क्लियर? ये आ गई हमारी क्लासियस क्लैपलॉन इक्वेशन। पीछे वाली जो थी वो क्लैपलॉन थी, ये क्लासियस क्लैपलॉन इक्वेशन हमारी। अब हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी। अब इंटीग्रेट कर दो, कहां से, लिमिट्स कौन सी लेंगे हम, प्रेशर चेंज हो गया P1 टू P2 और टेम्परेचर का चेंज क्या है T1 टू T2। ये आ गया मेरे पास। अब देखो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ln p। लिमिट कहां से, P1 से P2। इधर डेल्टा H वेपराइजेशन है, R क्या है, कांस्टेंट, मैंने बाहर ले लिया। अंदर इंटीग्रेशन के लिए क्या बचा, T1 से T2 1/t स्क्वायर dt। ठीक है, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, t की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 ऐसे ही होता है, यानी क्या बचेगा -1/t आएगा। तो मैं इसे यहां खोल के लिख दूं। ये इंटीग्रेशन हमने बहुत बार किया। वन बाय टी आ गया, किसके साथ, माइनस के साथ, T1 से T2। डन। अब लिमिट ले लो ln P2 माइनस ln P1। ये आ गया डेल्टा H किसका, वेपराइजेशन का, बाय R। अंदर बचा हमारे पास 1/T1 माइनस 1/T2। होना उल्टा चाहिए था, पहले T2 आता फिर T1 आता, बट क्योंकि एक माइनस साइन है तो मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया। तो आ जाएगा ln P2/P1, इसके नीचे चला गया, इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन बाय R। एलसीएम ले लो T1 T2 माइनस T1। ln को log में चेंज कर दूं मैं, डन। तो ये 2.303 नीचे ले जाओ, तो आगे log ऑफ P2/P1। ये है हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म इसकी क्लासियस क्लैपलॉन इक्वेशन की, जो हमने लिखी हुई थी। तो जो क्लासियस क्लैपलॉन इक्वेशन है, ये उसकी क्या आ गई हमारे पास, इंटीग्रेटेड फॉर्म। क्लियर? अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ क्लासियस क्लैपलॉन इक्वेशन। हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज होती है। हमने यहाँ पे डिफरेंट फेसेस की बात की। तो अगर मान लो मुझे एप्लीकेशन क्या होती है, किसी चीज से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सपोज करो मुझे वेपर प्रेशर पता है लिक्विड का, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, टेम्परेचर पता है, वेपर प्रेशर पता है मुझे, ठीक है, प्रेशर पता है, ये पता है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेटेंट हीट। पहली एप्लीकेशन क्या है, इफ वी नो टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, मतलब जो डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स है, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच, यानी कि लेटेंट हीट को मैं क्या कर सकती हूँ, कैलकुलेट कर सकती हूँ। किसकी लेटेंट हीट, वेपराइजेशन। क्लियर? ठीक है, सपोज करो मुझे लेटेंट हीट भी पता है, इफ वी नो दिस, ठीक है, बोथ टेम्परेचर्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड वन वेपर प्रेशर, एक प्रेशर मुझे पता है, अदर कैन बी कैलकुलेटेड। मुझे अलग अलग टेम्परेचर पता है, एच पता है, एक प्रेशर पता है, तो दूसरा प्रेशर मैं निकाल सकती हूँ। क्लियर? डन। थर्ड क्या हो सकता है, अगर मुझे डेल्टा एच भी पता है, इफ आई नो डेल्टा एच, डिफरेंट वेपर प्रेशर भी पता है मुझे, प्रेशर्स पता है, एंड वन टेम्परेचर पता है,
अदर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर? ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई एप्लीकेशंस। ये थी हमारी क्लासेस क्लैपलॉन इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आती है। एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि कैसे करना है। हमने क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। हमें पता है डेल्टा जी डी जी किसके बराबर होता है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। किसी भी फिजिकल इक्विलिब्रियम को चूज कर लो, लाइक सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से वेपर हो सकता है, वेपर से सॉलिड से वेपर बन सकते हैं, या एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे में चेंज सकते हैं। इन जनरल हम एक फेस को दूसरे में चेंज करें तो मैंने यहाँ पे 2 फेस कंसीडर कर लिए, फेस 1 फेस 2 एट टेम्परेचर टी एंड पी। तो इसकी फ्री एनर्जी G1 होगी, इसकी G2 होगी। इक्विलिब्रियम में यानी G2 माइनस G1 क्या होगा, 0। इसके लिए स्मॉल चेंज किया, टेम्परेचर T प्लस DT और प्रेशर में P प्लस DP। तो इसके लिए जो फेस की एनर्जी हो गई G1 प्लस DG1 बिकॉज स्मॉल चेंज है, ऐसे G2 प्लस DG2 दोनों फेस के लिए। अब हमने इक्वेशन 1 में दोनों फेसेस के लिए निकाली, DG1 इज इक्वल टू V1 DP माइनस S1 DT, DG2 इज इक्वल टू V2 DP माइनस S2 DT, दोनों फेस के लिए निकाली। हमें पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू क्या है, 0। डेल्टा G इसके लिए निकालो, G2 माइनस G1 0। दूसरे के लिए निकाला, इसमें से रीअरेंज किया, एक वैल्यू 0 होगी, दोनों बराबर आ गई। दोनों की वैल्यू ऊपर निकाली, इसे यहाँ पुट किया। पुट करने के बाद इसे dp बाई dt की फॉर्म में सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई, डेल्टा एच बाई टी डेल्टा बी। डन। अब हमने इसे अलग अलग फेज के लिए निकाला, सॉलिड से लिक्विड चेंज के लिए निकाल लिया, तो फ्यूजन हुआ, तो सारी चीजें फ्यूजन की फॉर्म में आ गई। मेन ये पढ़ी जाती है वेपर्स के लिए, यानी गैसेस फेज के लिए। तो वेपराइजेशन के लिए लिक्विड का वेपर में चेंज होगा, सब कुछ वेपराइजेशन में किया। बस लिक्विड की वॉल्यूम बहुत स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू वेपर्स, इसलिए इसे यहाँ निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने के बाद आया, इसे हमने माना कि जो हमारे वेपर्स है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे और उसी को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। इसे सॉल्व करा हमने, तो पी को लेके गए, एक फॉर्म बना दी, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन करी और ये हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद क्या आ गई, हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म। इससे हम डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं एंड प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट क्लासियस क्लैपलॉन इक्वेशन, ठीक है, जिससे हम अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। चाहे तो लेटेंट हीट निकाल लो, चाहे आप टेम्परेचर निकाल दो, चाहे आप प्रेशर निकाल दो। मीन्स ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिसे हम न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। डन। हम इसके अनसॉल्व न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज 80.7, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एट 650 mm, टेम्परेचर निकालना है, प्रेशर गिवन है। ठीक है, ये नॉर्मल वाला गिवन है तो इसका नॉर्मली हम प्रेशर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूमेरिकल्स में, फर्स्ट अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। हमें T1 की वैल्यू कितनी है, 80.7 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल लिख दिया ना इसने वर्ड, तो नॉर्मल प्रेशर भी ले लो। P1 कितना आ गया, 760 mm, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। P2 इसने हमें खुद दे दिया 650 mm। T2 कहते हैं निकाल दो टेम्परेचर। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लो, 80 डिग्री 80.7 है ना, प्लस 273 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 353.7। ठीक है, टेम्परेचर दूसरा निकालना है। डेल्टा एच कितना कहता है, 3008 किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल है, फिर से इसे किसमें चेंज करेंगे हम, अपना जाउल में 30080 जाउल पर मोल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आर क्या लेंगे हम, अपना जाउल में है जे की वैल्यू, तो 8.314 हो गया। डन, सारी वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला मुझे पता है, फॉर्मूला क्या है, log ऑफ P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच, किसका, वेपराइजेशन का, 2.303 R
T2 माइनस T1 ओवर T1 T2, यही फॉर्मूला मेरे पास, पुट कर दो। लॉग ऑफ P2 की वैल्यू मुझे कितनी पता है, 650 दी है। P1 कितना पता है, 60 से 60, ये वैल्यू है 30080। R की वैल्यू लिखो 8.314। T2 बाय T1 है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/T1 माइनस 1/T2। 1/T1 इज 353.7, जो पीछे निकाला, ठीक था, सॉल्व कर दिया था ना इसको, उसकी प्रीवियस फॉर्म में ही लेंगे, क्योंकि मुझे ये निकालना तो इसे अलग रखा, इसमें रखते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे। अब पहले हम लोग 650/760 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर आता है log ऑफ 0.855। डन। जब हम इसकी वैल्यू देखेंगे 0.00 समथिंग, जो भी हमारे पास वैल्यू आई है, ये आती है हमारे पास माइनस में, माइनस 0.0679। आप चेक कर लेना, ये आ गया 2.303 इधर, 8.314 इधर आ गया, डिवाइड बाई 30080 इधर आ गया। डन, विच इज इक्वल टू 1/353.7 माइनस 1/2। अब इस वाली टर्म को सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू मेरे पास है 4.322 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। डन, ये 1/T2 मैं इधर लेके जा रही हूँ। एलसीएम ले लो, ये माइनस करके जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई, और उसको भी मैंने अरेंज कर दिया। T2 आ गया मेरे पास, उल्टा कर दिया मैंने इसका, 1 माइनस 0.0152। ये नियरली जो मेरे पास वैल्यू आई है, वो मेरे पास आई है ये माइनस में था, सॉरी, इधर जाके ना प्लस होएगा, ये कुछ क्या, तो 353.7, ये माइनस है ना, मैंने माइनस साइन छोड़ दिया था, तो इधर जाके प्लस होएगा, क्या क्या 1.0152। तो मेरे पास आंसर आ गया, जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, 348.40 केल्विन, ठीक है। और जो हमारा आंसर है वो भी इतना ही है, 348.4 केल्विन। क्लियर। आगे कहते हैं इसी में बी पार्ट के लिए, वेपर प्रेशर निकाल दो, टेम्परेचर दे दिया, इस बार सब कुछ दे दिया, इस बार वेपर प्रेशर निकालने को कह रहा है। तो इसी का बी पार्ट कर लेते हैं। T1 हमारे पास सेम है 80.7 डिग्री सेल्सियस, T2 दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, प्लस 273 कर दो।
P1 मेरे को पता है कितना दिया हुआ है 760 mm। P2 कहता है फाइंड आउट करो। डेल्टा एच उसने सेम रखा है, सब कुछ सेम है, सिर्फ एक टर्म दे के दूसरी टर्म निकालने को बोल दिया। क्लियर? फिर से फॉर्मूला log ऑफ P2 बाय P1 log ऑफ P2 माइनस log ऑफ P1 मैंने अलग कर दिया 760 ताकि मैं 760 का log ले लूँ। डेल्टा एच की वैल्यू ले लो 3080 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 T2 माइनस T1। T2 इज 353.7 भी है ना, माइनस 298 ओवर 353.7 इंटू 298। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का 55 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3080 से, ये आ गया। इसे डिवाइड कर रही हूँ 2.303 से, फिर डिवाइड करेंगे हम इसे किससे 8.314 से, फिर इसे डिवाइड करेंगे 353.7 से, फिर डिवाइड करेंगे हम इसे 298 से। तो मेरे पास ये जो सोल्व करके टर्म आई इधर वाली सारी 0.8301 log ऑफ P2, और जब log ऑफ 760 हम पढ़ेंगे तो वो नियरली आता है 2.8808। मुझे log ऑफ P2 निकालना है, ये टर्म इधर चली जाएगी तो यानी प्लस हो जाएगा। तो 2.8808 प्लस 0.8301, ये आ गया मेरे पास 3.7 ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज हमने उल्टा लिया, T1 माइनस T2 लिया यहाँ पे, तो ये माइनस कर देंगे 2.8808 माइनस 0.8301, तो ये आ गया मेरे पास 2.0507 log ऑफ P2 की वैल्यू। तो P2 ले लेंगे अब एंटी लॉग किसका 2.0507 का। एंटी लॉग में होता है जो ये टर्म होती है ये पावर में चली जाती है, तो ये 10⁻² हो गया, और 0.05 का हम देखेंगे 0 में, उसका देखेंगे हम 7 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती है वो आएगी हमारी, जब हम इसे पढ़ेंगे रीडिंग को, सेकेंड मुझे देखना है 0.5 की वैल्यू 0 में, 0.5 की वैल्यू 1122, ठीक है 1.12, इसकी वैल्यू देखनी है 7 में 2.124, ये वाली 1.124, ठीक है, इंटू दिस। तो इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे, ये तो पावर चली जाती है, इसकी 0.05 की वैल्यू, जैसे ये टेबल है, तो ये आ गया मेरे पास 0.05 की वैल्यू मुझे देखनी है 0 में, उसकी वैल्यू किस में देखनी है 7 में। ठीक है, तो ये आ गई 1.1122 में 2 लास्ट पर ऐड कर देंगे 1124 होगी, तो एक पॉइंट आएगा 1.124। जब सॉल्व कर लेंगे 112.4 आ जाएगी एम में। यही मेरा आंसर था। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट आंसर न्यूमेरिकल था किसका, क्लासियस-क्लैपलॉन इक्वेशन का। और आज हमने क्लासियस-क्लैपलॉन इक्वेशन की और उसी के कुछ आंसर न्यूमेरिकल के। नेक्स्ट आंसर न्यूमेरिकल और जो पीछे वांट ऑफ के न्यूमेरिकल रह गया वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।